नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जिसकी शुरुआत आज 14 नवंबर को हो चुकी है। तो इस शिफ्ट में जीके, साइंस और कंप्यूटर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, प्रथम शिफ्ट में 9 से 10 30 वाली शिफ्ट है, सभी सवाल यहाँ पर लगभग मिल चुके हैं। जो जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के जो 50 सवाल थे, उनमें से 45 के आसपास एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। तो इतने सवाल आपने शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर देखे हैं। समय ज़रूर लगा है, लेकिन काफ़ी एफर्ट के बाद यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक सवाल आपके सामने हैं, क्योंकि रियल सवाल लगने में, उसका बार बार वेरीफाई करने में समय लग जाता है। तो मेहनत के लिए लाइक कर देना। कंप्यूटर के यहाँ पर मैं आपको केवल सवाल बता दूंगा, बाकी जीके, साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह के डिटेल्ड अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं। तो लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, @ट्रेंड जीके सर्च करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जो भी अपडेट पीडीएफ है वहाँ पर आपको तुरंत मिल जाती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली मैं ले चलता हूँ आपको सवालों की तरफ। केवल सवाल और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर जानेंगे। जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं की बात करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन में सभी अनुच्छेद 18 के बारे में दे रखा था। आपको पता है उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में, उपाधियों के अंत टाइटल आप किसी को भी नहीं दे सकते हो या फिर स्वीकार कर सकते हो बिना अनुमति के। तो यहाँ पर आर्टिकल 18 में भी क्लोज से पूछ लिया है, जैसे 18(2), 18(1), 18(4), तो इसमें विदेशी राज्य का पूछा है। तो राज्य 18(1) की बात करें, इसका आंसर 18(2) हो जाएगा। बाकी एक विदेशी का 18(4) भी है, तो एग्जैक्ट क्या लैंग्वेज थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो 18 की चारों ही मैं क्लोज बताऊँ। 18(1) कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य कोई भी टाइटल नहीं दे सकता है। 18(2) कहता है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई विदेशी देश से भारत का कोई भी नागरिक उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18(3) कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, उसके बावजूद भारत के किसी लाभ या विश्वास के पद को वो धारण करता है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में किसी विश्वास या लाभ के पद पर है, तो वो विदेशी टाइटल है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही स्वीकार कर सकता है। 18(4) कहता है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पर पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति से बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। जो भारत का है और राज्य में काम कर रहा है, वो भी राष्ट्रपति की सहमति के अलावा कोई विदेशी राज्य से टाइटल धारण नहीं कर सकता है। अब डायरेक्टली सेकंड सवाल आपके सामने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इससे संबंधित समाज है, समिति है, ब्लॉक वगैरह एक पूरा वीडियो डाला हुआ, आप सर्च करना समाज स्थापना टॉप ट्रेंडिंग जीके करके, तो उसमें आपको मिल जाएगा डिटेल्ड में। लगभग 50 के आसपास इंपॉर्टेंट समाज इंस्टीट्यूट के बारे में बात की। तो इसमें एक लास्ट में मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक बताया, तो यहाँ पर पूछ लिया। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर है, देख लेना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट वाला यहाँ पर देखें। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यदि आप मॉक टेस्ट देते हो आपका कितना स्कोर हो रहा है मॉक टेस्ट में। और जिन भी कैंडिडेट ने आज एग्जाम दिया एज ए आंसर की के रूप में वीडियो देख रहा है, तो आप बताना कितने आपने अटेम्प्ट किए, लगभग कितनी एक्यूरेसी के साथ आपके 100 में से सवाल करेक्ट बैठ रहे हैं। बाकी यहाँ पर यदि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए आज ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन ऑफर चल रहा है चिल्ड्रंस डे पर 14 नवंबर को। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए टेस्ट सीरीज लेते हो, तो आपको ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 359 रुपये में डील मिल जाएगी, जो कि लोवेस्ट प्राइस की सेल चल रही है। आने वाले यदि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो और मॉक टेस्ट नहीं लगाते, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के 50% ही तैयारी आपकी हो पाती है। मॉक टेस्ट है, उसका एनालिसिस कीजिए कहाँ पर गलतियाँ हो रही, सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे तो आपकी रैंक हासिल हो जाएगी। अभी एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस की सेल है, टीटीजी के कूपन कोड से उसका फायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर उसका फायदा उठाएगा, क्योंकि चिल्ड्रंस डे स्पेशल सेल केवल आज 14 नवंबर के लिए है। और ये है टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो और उस पर आधारित आपको टेस्ट मिल जाएंगे। अगला सवाल आपका ओलंपिक का पूछ लिया। मैं बात करूं करंट अफेयर्स से लगभग कितने सवाल, तो यहाँ पर 45 सवाल थे ना, उसमें से लगभग 4 सवाल मेरे को करंट अफेयर्स के मिले। 1-2 और जोड़ देंगे तो 4 से 6 सवाल, लगभग 6 सवाल के आसपास करंट अफेयर्स का आज पूछे गए। साइंस के भी बहुत कम सवाल है, 3-4 सवाल ही साइंस के पूछे गए। तो साइंस और करंट अफेयर्स के पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम सवाल मिले हैं। पिछली बार 10-12 सवाल अकेले करंट अफेयर्स के थे, अब की बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा फर्स्ट शिफ्ट में। तो
यहाँ पर पूछा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता। तो ओलंपिक का एक डिटेल वीडियो डाला हुआ जिसमें मैंने ये डाला था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रथम मेडल आया मीराबाई चानू के नाम। तो यहाँ पर ये सवाल आ गया, तो वीडियो वो देख सकते हो, टेलीग्राम पर पीडीएफ भी है। ओलंपिक 2021 टॉप ट्रेंडिंग जीके करके डिटेल मिल जाएगा। 24 जुलाई को पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता था, वो भी सिल्वर मेडल जीता था। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से 49 किलोग्राम भार वर्ग से इन्होंने मेडल जीता है। और यहाँ पर टोक्यो की पूरी बात करूँ, भारत के जो मेडल आए हैं, एक गोल्ड आया है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो किया, ठीक है। 2 सिल्वर आए हैं, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल आया कुश्ती में। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम। ये कुल लोग किलोग्राम है ना, यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं तो इनको साथ साथ आपको कंसिडर करना है। और ब्रॉन्ज मेडल कितने आए, तो भारत के ब्रॉन्ज आए 4। एक आया बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम कुश्ती में। एक आया पीवी सिंधु जो हैदराबाद से है बैडमिंटन में। लवलीना बोहरगेन का आया 69 किलोग्राम वेल्टर वेट में, ये असम से बॉक्सिंग से। और पुरुष हॉकी टीम ने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 4 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर 1 गोल्ड है। और भारत के अब तक टोटल 35 मेडल हो चुके हैं ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक 2021 तक की स्थिति के अनुसार 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 16 ब्रॉन्ज मेडल है। अगला अपन सवाल देखते हैं, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है। सिद्धि धमाल नृत्य यहाँ पर पूछा तो गुजरात का हो जाएगा। गुजरात में यहाँ पर सिद्धि जन समुदाय द्वारा बाबा गौर की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। सिद्धि धमाल डांस गुजरात का। अगला सवाल है, किसके तहत विदेशों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो व्यापार का जो विनियमन किया जाता है विदेशों में ट्रेड करने का, वो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन एवं अधिनियम, यानी फेमा एक्ट 1999 के तहत यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। विदेश में यदि आप बिजनेस करते हो तो डायरेक्टली आप करेंसी वगैरह नहीं बेच सकते हो, फेमा एक्ट के अधीन वो सारा कुछ काम होगा। कौन सा स्मारक कर्नाटक में नहीं है, तो कर्नाटक में आपको पूछा है कौन सा स्मारक या फिर मंदिर नहीं है। तो कर्नाटक में कौन से प्रमुख स्मारक है उनकी बात करें तो बेलगाम किला कर्नाटक में है, हम्पी स्मारक है कर्नाटक में, बीदर किला कर्नाटक में है, गोल गुंबज कर्नाटक में है, चौबारा कर्नाटक में है। अब गोल गुंबज की बात करें तो ये आदिल शाह का मकबरा है, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा तो बीजापुर कर्नाटक में आदिल शाह का मकबरा है जिसका नाम है गोल गुंबज। अब कर्नाटक में प्रमुख मंदिर की बात करो तो उडुपी श्री कृष्ण मंदिर उडुपी में है, विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी और मुर्देश्वर शिव मंदिर भटकल, विट्ठल मंदिर हम्पी, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर गोकर्ण में है, चेनाकेश्वर मंदिर बेलूर में है, कोटलिंगेश्वर मंदिर कोलार में, मल्लिकार्जुन मंदिर पदत्कल में। तो ये प्रमुख मंदिर है, तो इन्हीं में से आपका सवाल पूछा हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ प्लेइंग टू विन बुक। तो प्लेइंग टू विन बुक ऑटोबायोग्राफी में बार बार मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में इंक्लूड करता हूँ। साइना नेहवाल की आत्मकथा है प्लेइंग टू विन। अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। साइना नेहवाल की आपको पूछा प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, इसका पूरा नाम है। कपिल देव की प्रमुख बायोग्राफी की बात करें तो बाई गॉड्स डिक्री है, क्रिकेट माई स्टाइल है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट है। वाइड एंगल है, ये अनिल कुंबले की बायोग्राफी है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ है, सौरव गांगुली की बायोग्राफी। प्रमुख खिलाड़ियों की बायोग्राफी दे बता दिया आपको। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 देखते हैं, सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो निःशुल्क शिक्षा का पूछा है, आर्टिकल आपका जो 21A है ना, जो बाद में जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ है, इसके तहत 21A जोड़ा गया है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का पाबंद करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। बाद में यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक्ट भी आया 2009 वाला, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। पंचवर्षीय योजना का पूछा है, पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, 1951 से 1956। और पंचवर्षीय योजना का पूछे तो कौन से संविधान से एडॉप्ट की गई है, तो रशिया से ली गई है, सोवियत संघ रशिया से, रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पहले 1951 से 56। तो सभी 12 प्रमुख पंचवर्षीय योजना, उनके मध्य कौन सा गैप आया वो आपको ध्यान देना है। पहले 1951 से 56, दूसरी भी कंटिन्यू 56 से 61 5 वर्ष, तीसरी 61 से 66 5 वर्ष। उसके बाद अवकाश आ गया 66 से 69, तो 3 योजनाएं कंटिन्यू चली। फिर यहाँ पर गैप आया है, वो आया है 3 वर्ष का 66 और 69, 66 से 69 1900। उसके बाद चौथी 1969 से 1974 5 वर्ष चल गई। पाँचवीं 5 वर्ष नहीं चली, ध्यान रखना, 74 से 78 तक ही चली, 79 तक चलनी थी। बीच में आ गया रोलिंग प्लान 1978 से 1980। फिर छठी आई 1980 से 1985, सातवीं 85 से 90। उसके बाद फिर वार्षिक योजना एनुअल प्लान आ गया, वो थे 90 से 92। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कंटिन्यू चली, यहाँ पर 12वीं योजना 2012 से 17 तक।
उसके बाद आ गया अपना नीति आयोग। भारत के संविधान के विभिन्न भाग 10 देशों से लिए गए हैं जो निम्न हैं। तो ये सभी भाग आप देख सकते हो, जैसे रशिया से आपका पंचवर्षीय योजना दी गई। तो आने वाले स्टेप के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये यूएसए से। ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया से काफ़ी बार पूछा जाता है, तो विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। इसका मिलता जुलता एक जापान से भी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से है, ठीक है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची है। जर्मनी से आपातकाल है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रशिया से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस से ली गई है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श और गणतंत्रात्मकता। तो ये सभी 10 प्रमुख स्रोत हैं, देशों से लिए गए हैं, 10 देशों से। अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर शासन किसका था। दिल्ली सल्तनत पर जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय शासक था MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था बहमनी साम्राज्य के समय, मोहम्मद बिन तुगलक का। अलाउद्दीन हसन मेहमद शाह यानी हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में से गुजरता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 10 की बात कर रहे हैं, तो ये गुजरता है महाराष्ट्र से अंबा नदी से होता हुआ। तो प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ से गुजरता है, किन के मध्य है, कितने किलोमीटर की लेंथ कवर करता है, वो एग्जाम में पूछे तो आप ध्यान रखना। नेशनल वाटरवे फर्स्ट, गंगा भागीरथी हुगली नदी। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है और इसमें राज्य काफ़ी आ जाते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 1620 किलोमीटर लेंथ है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर। प्रयागराज हल्दिया से काफ़ी बार सवाल पूछा कि इसको कनेक्ट करता है। नेशनल वाटरवे 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सदिया धुबरी को जोड़ता है। असम में है नेशनल वाटरवे 2 जिसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 3 पश्चिमी तट नहर, चमकारा नहर, उद्योग मंडल नहर, ये है कोटापुरम कोलम केरला में है, 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेशनल वाटरवे 4 है, कृष्णा और गोदावरी नदी पर है और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी में चलता है, 1095 किलोमीटर की लेंथ है। नेशनल वाटरवे 83 है, राजपुरी क्रिक जो वाटर बॉडी उनसे होता हुआ महाराष्ट्र में है। नेशनल वाटरवे 100 है, तापी रिवर पर, गुजरात, महाराष्ट्र में। नेशनल वाटरवे 73 है, नर्मदा रिवर पर, ठीक है। तो ये प्रमुख नेशनल वाटरवे। भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य से हुई, सभी को पता है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा इसका विकसित किया गया है भरतनाट्यम डांस। प्रमुख शास्त्रीय डांस की बात करें, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल है, मोहिनीअट्टम केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ओडिसी उड़ीसा में है, मणिपुरी और कथक, मणिपुरी मणिपुर में है, कथक उत्तर प्रदेश में, सत्रिया असम में। तो इस प्रकार 8 यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ से आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य और यूटी की है। एक राज्य यूटी का था, तो केरल सबसे अधिक, सेकंड है लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप, यूटी में लक्षद्वीप टॉप पर है, राज्य में केरल टॉप पर है। भारत की साक्षरता है कितनी, 2011 की सेंसस बताती है कि भारत की साक्षरता है 74.04%, जिसमें मेल है 82.14% और फीमेल है 65.46%। ये पूरी आप सारणी देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं, सेंसस से एक सवाल पक्का है एसएससी का। तो यहाँ पर केरल है टॉप, उसके बाद राज्य टॉप सेकंड पूछे तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, गोवा है और फिर आपका ये हिमाचल प्रदेश है। तो ये टॉप 5 राज्य है। यूटी में टॉप लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी आ जाते हैं। ये 11 की है, तो दमन दीव जब ऐड हो गए हैं दादर नगर हवेली से, उससे पहले का डाटा है। टॉप नीचे से बात करूं, लोवेस्ट साक्षरता किसकी है, तो बिहार की है 63.82, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो नीचे वाले भी 5 याद रखना, ऊपर वाले भी 5 याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है 2023 आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई। एसएससी का रिपीटेड सवाल है, 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी एग्जाम्स हुए उसका वीडियो डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो वीडियो है। जैसे सीपीयू करंट अफेयर्स 2023 टॉप ट्रेंडिंग जीके है, सीजीएल करंट अफेयर्स 2023 है, एमटीएस करंट अफेयर्स 2023 है, सीएचएसएल करंट अफेयर्स 2023 है, उनमें ये सवाल पहले आ चुका है। 2023 आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये भारत में ही हुई है, नई दिल्ली में हुई है, मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स अब तक जो देखने को मिले हैं अप्रैल 2023 से लगभग पहले के ही करंट अफेयर्स देखने को मिले हैं। बाकी हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ अपडेट हो जाए। 2022 के भी काफ़ी 2-3 मतलब 2022 से भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं। केडी जादव हॉल यहाँ पर हुए हैं आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
जिसमें भारत ने टोटल 4 मेडल जीते। ये आने वाले सेट में आ सकता है, भारत ने कितने मेडल जीते? 4 मेडल, 4 के 4 भारत ने गोल्ड मेडल जीते, ध्यान रखना। इसमें अलग अलग वेट का पूछता है तो मिनिमम वेट का जीता है नीतू घागास ने, लाइट फ्लाई वेट का निखत जरीन ने, लाइट हेवी वेट का स्वीटी बुरा ने, और मिडिल वेट का जीता लवलीना बोहरगेन ने। और 2023 आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? विमेन की तो भारत में हुई है, मेंस की हुई है ताशकंद उज्बेकिस्तान में, जिसमें फर्स्ट रैंक उज्बेकिस्तान की आई है और यहाँ पर फर्स्ट रैंक इंडिया की आई है, ठीक है। 2023 आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग जो वुमेन की है उसमें फर्स्ट रैंक इंडिया की ही आई है। और जो ताशकंद में हुआ है वो मेंस का हुआ है, अप्रैल मई 2023 में हुआ है। और इसमें भारत की रैंक रही थी 12वीं। 3 ब्रॉन्ज मेडल थे भारत के, दीपक बोहरिया, मोहम्मद हुस्मुद्दीन और निशांत देव ने जीते थे। ये मेंस का हुआ था जो उज्बेकिस्तान में। प्यादा का संबंध कौन से स्पोर्ट से है? प्यादा का संबंध है चेस से, शतरंज से। शुरुआत में प्रत्येक खिलाड़ी 16 पीस को नियंत्रित करते हैं। इसमें आपको शतरंज में एक किंग देखने को मिलेगा, एक क्वीन होगी, 2 हाथी होंगे, रूक से बोलते हैं, और 2 होंगे बिशप्स, और 2 घोड़े होंगे, 2 नाइट्स होंगे, और बाकी यहाँ पर 8 पॉन्स यानी प्यादे होंगे 8। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? तो गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई है 2016 में। इस योजना का उद्देश्य था जो भी भ्रष्ट लोगों के पास में काला धन था वो सरकार डायरेक्टली बोल रही थी काला धन हमारे पास जमा करा दो, आपके ऊपर कोई भी आप पर कोई भी जुर्माना वगैरह हम नहीं लगाएंगे, कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। उस केस में 31 मार्च 2023 तक उनको दी गई थी लिमिट, और बाद में बताया अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ है कि योजना फेल साबित हुई। 2016 की ये योजना आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका उद्देश्य था गरीबों के विकास में जो काला धन आएगा वो लगाएंगे। नेक्स्ट अपने है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आर्थिक सुधार 1991 के दौरान पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। जब उदारीकरण की नीति आई, मतलब विदेशी कंपनियों वगैरह को उदारीकरण यानी ढील दी गई, बिजनेस करने में यहाँ पर कानून वगैरह में कुछ ढील दी गई, तो उस केस में भारत में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बूस्ट आया है आर्थिक सुधार का, या फिर विदेशी कंपनी भारत में आई तो शेयर मार्केट वगैरह में थोड़ा बूस्ट देखने को मिला 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव हैं उस समय पीएम थे, और वित्त मंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। पाचन के बाद अब साइंस का देखिएगा, ये 2 सवाल लेटेस्ट साइंस के। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया खाद्य श्रृंखला से साइंस का, तो साइंस के ऐसे गिने चुने 4, 3, 4, 5 सवाल पूछे गए। पाचन के बाद शरीर से किसका उत्सर्जन होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ये भी इजी सवाल है। उत्कृष्ट गैस में आपके ग्रुप 18 के जो नोबल गैसेज है ना, वो सभी उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये कुछ उत्कृष्ट गैस हैं। आहार श्रृंखला से एक सवाल पूछा, तो ये साइंस के 3 लेटेस्ट सवाल जो पूछे गए हैं। आहार श्रृंखला से पूछा कि आहार श्रृंखला तंत्र से मिलान करने वाला था, तो ऑप्शन आधारित सवाल था। यहाँ पर एग्जैक्ट क्या थे आप बताना। आहार श्रृंखला में क्या होता है? एक उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, और अपघटक होता है। उत्पादक होता है जो क्या करता है? स्वपोषी होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जिसमें क्लोरोफिल होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या बना देंगे? कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, यानी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, साथ साथ ऑक्सीजन वो मुक्त करते हैं। वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये सभी करते हैं हरे पौधे, जिन्हें प्रथम पोषण स्तर के तहत रखा गया है, जिसे उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। उत्पादक को खाता है उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता उत्पादक को खाएगा, हरे पेड़ पौधे को। और फिर एक होता है अपघटक। अपघटक क्या करेगा? जो खत्म हो जाते पेड़ पौधे, सड़े गले, और जो उपभोक्ता खत्म हो जाते हैं, तो सड़ी गली चीज़ों पर कौन अटैक करता है? कवक करता है अटैक। तो फिर वो कवक के द्वारा उसका अपघटन किया जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्रथम पोषण स्तर है हरे पेड़ पौधे प्रथम। द्वितीय पोषण स्तर है जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो इन हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, यानी शाकाहारी हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब फिर तृतीय पोषण स्तर है वो मांसाहारी हैं, जो द्वितीय पोषण स्तर को खाएंगे। जो शाकाहारी प्राणी हैं उनको खाएंगे, वो अपने आप में मांसाहारी हैं। तो इस टाइप से ये पोषण स्तर है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से हरे पेड़ पौधे उत्पादक के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता ग्रास हॉपर इसको खा देगा, यानी एक तरीके से शाकाहारी है। शाकाहारी को खाएगा वो मांसाहारी बन जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। मेढक है, मेढक को सर्प खाएगा तो तृतीय उपभोक्ता। फिर बाद सर्प को खा जाएगा तो ये चतुर्थ फिर या फिर उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता है। एनी बेसेंट से संबंधित कोई सवाल था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या एग्जैक्ट सवाल था। एक सवाल है महाशिवरात्रि हिंदी के यानी हिंदू माह में किस महीने में आता है? महाशिवरात्रि आता है दोस्तों फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। तो फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। एक सवाल पूछा गया है आर्टिकल से, श्रमिकों के लिए अब यहाँ पर
आर्टिकल से या फिर पॉलिटी से काफ़ी सवाल आए हैं। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत आती है? जीवन निर्वाह मजदूरी श्रमिकों के लिए आर्टिकल 43 में बताया गया है। मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु जीवन निर्वाह यानी जीवन की जो आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो निर्वाह मजदूरी है वो आर्टिकल 43 में है। निर्वाह मजदूरी है डीपीएसपी में, ये एक विशिष्ट समुदाय में रहने की लागत के आधार पर बुनियादी जरूरतों के भुगतान के लिए आवश्यक न्यूनतम आय प्रदान करने के लिए आवश्यक मजदूरी है। इसमें विकल्प में आपके आर्टिकल 41, 42, 43, 44 थे। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है? कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 कहता है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता से काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा, तो आर्टिकल 42 है। 44 है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सभी के लिए समान कानून। नेक्स्ट अपना है राष्ट्रपति के समाधान के संबंध में गलत कथन। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति का पूछा जो आर्टिकल 72 में वर्णित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति को कैसे भी सजा हो उसको क्षमा कर सकता है। इसके लिए एक सीमा ये भी है कि वो राष्ट्रपति सरकार की अनुमति के बिना समाधान नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं कैबिनेट के पास सलाह के लिए राष्ट्रपति दया याचिका भेजता है गृह मंत्रालय से, तो ये भी इसमें एक ड्रॉबैक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति देता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा दोषी ठहरा दिया जाता है तो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, सजा को राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी राष्ट्रपति के पास में। जहाँ दंड मौत की सजा के रूप में हो, मौत की सजा के रूप में दंड है, उसे भी राष्ट्रपति समाधान दे सकते हैं। और राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति है, लेकिन मृत्यु दंड को राज्यपाल समाधान नहीं दे सकते। राज्यपाल को समाधान की शक्ति आर्टिकल 161 के तहत है और राष्ट्रपति को आर्टिकल 72। दोनों ही आर्टिकल ध्यान रखिएगा कौन से आर्टिकल में किसको समाधान की शक्ति है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है? राज्य विधानमंडल का सत्र राज्यपाल बुलाते हैं। और फिर संसद का संयुक्त बैठक की जो बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य विधानमंडल राज्यपाल के द्वारा। तो आर्टिकल 174 है वो राज्यपाल समय समय पर है राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। और जो संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है, जो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और फिर यहाँ पर बात करूँ, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है राज्य विधानसभा में। संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित हो जाएगा, राज्यसभा में केवल विचार के लिए भेजा जाता है, वो उसे स्वीकार करे या फिर नहीं करे कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश का कौन सा त्योहार है जिसमें एक विकल्प था? ताज महोत्सव। बिल्कुल, ताज महोत्सव आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। 2023 में ताज महोत्सव की थीम थी वसुदेव कुटुंबकम और G20। यूपी के डांस की बात करें तो कथक, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, झोड़ा, छपेली, जैता, चरकुला, ख्याल, दादर, कजरी, ये सभी उत्तर प्रदेश के डांसेज हैं। अगला सवाल है अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है अल्लाह रखा खान? तबला वादक से आपका एग्जैक्ट सवाल पूछा गया है। तो जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद शफाक अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, गुद्दई महाराज, लतीफ खान, सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला प्लेयर हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक का सवाल यहाँ पर ध्यान रखना है। एक सवाल और इससे रिलेटेड पूछा गया है, वो भी देखते हैं। उससे पहले आप देख सकते हो सारंगी वादक में शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान। वायलिन में लालगुड़ी जयराम, विजी जोग, एम चंद्रशेखरन, ये वायलिन के हैं। सरोद में अलाउद्दीन खान का काफ़ी बार पूछा हुआ है। अली अकबर का पूछा गया है। बुद्धदेव दास गुप्ता का पूछा हुआ है। विश्वजीत राय चौधरी, अमजद अली खान, ठीक है, ये सभी सरोद वादक है। सितार में यहाँ पर रविशंकर का बहुत बार एग्जाम आ चुका है। उमाशंकर मिश्र भी सितार वादक है। बुद्धादित्य मुखर्जी भी सितार वादक है। विलायत खान सितार है। साहित्य प्रवेश सितार है। ये सभी हैं। हराज शंकर भट्टाचार्य वगैरह सितार वादक। संतूर में शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, तरुण भट्टाचार्य संतूर है। रुद्र वीणा में असद अली खान का सवाल आता है और जिया मोइनुद्दीन डागर का आता है। वीणा वादक जिया मोइनुद्दीन डागर का आता है। असद अली खान रुद्र वीणा का पूछ लेते हैं। मोहन वीणा में विश्वमोहन भट्ट का पूछते हैं। गिटार में ब्रजभूषण काबरा का पूछते हैं और बेजू धर्मजन का पूछ रहे हैं। पियानो में वी बलसारा, और फिर शहनाई में पूछते हैं बिस्मिल्ला खान, दयाशंकर और अली अहमद हुसैन। हारमोनियम श्री पुरुषोत्तम वालवलकर, और यहाँ पर बात करूँ बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष का पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने हैं घटम, कंजरा, पखावत, जहाँ से अक्सर सवाल कम ही आते हैं। आगे एक सवाल मृदंगम से पूछा हुआ है। अनंत आर कृष्णन का संबंध किससे है? तो ये मृदंगम प्लेयर है, ठीक है, अनंत आर कृष्णन है। मृदंगम जो एक कर्नाटक संगीत का वाद्य यंत्र है उसका प्लेयर है अनंत आर कृष्णन, ठीक है। अन्य मृदंगम प्लेयर में आप के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा राव, उमाल यपुरम, शिवरामन, पालघाट मणि अय्यर, क्राईकुड़ी आर मणि, ये सभी हैं मृदंगम प्लेयर। नेक्स्ट अपना सवाल है किस योजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है?
10 लाख तक का लोन है दोस्तों मुद्रा योजना में। मुद्रा की फुल फॉर्म एक एग्जाम में पूछा गया था। मुद्रा में एम का क्या मतलब है? एम यानी माइक्रो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है मुद्रा। मुद्रा में कितने लोन है? यही मुद्रा का न जाने कितनी बार एग्जाम में सवाल बार बार आ रहा। मुद्रा में 3 लोन, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन 50,000 रुपये तक है, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख है और तरुण लोन 5 से 10 लाख रुपए तक है। 8 अप्रैल 2015 को ये योजना आई थी। रिहिला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? रिहिला पुस्तक दोस्तों अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इब्न बत्तूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिहिला पुस्तक अरबी भाषा में। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था ए मेहदी हुसैन ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर इब्न बतूता भारत आए थे। नेक्स्ट अपना है चौथा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुआ? चौथा खेलो इंडिया गेम्स हुआ था है आपके हरियाणा में हुआ है, पंचकुला हरियाणा में। अब तक दोस्तों 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो चुके हैं। पांचों का मैं बता देता हूँ। 2018 में पहला हुआ था दिल्ली में, सेकेंड 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ, थर्ड 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ, फिर पंचकुला में 21-22 में हुआ हरियाणा में, भोपाल में हुआ 2023 में। ध्यान रखना 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। 2023 में फर्स्ट रैंक रही है महाराष्ट्र की, सेकंड रही है हरियाणा की, थर्ड रही है मध्य प्रदेश की। अगला सवाल यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय खेल की बात करूँ तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? गुजरात में हुए। अभी 37वें राष्ट्रीय खेल जो अक्टूबर नवंबर में हुए हैं, 9 नवंबर को खत्म हुए, वो गोवा में हुए। 38वें कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में होंगे, फिर मेघालय में होंगे। अगला सवाल है 1919 रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? अब रोलेट एक्ट का पूछा है तो ये 1919 में आया था, 21 मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ये 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित हुआ। इसे काला कानून कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने वहां पर गोली चला दी थी। 400 के आसपास है बिना कोई कारण के लोग यहाँ पर मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था अमृतसर के पास में। नेक्स्ट अपना है कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों को विधेयक को अनुमति देने या फिर अनुमति रोकने, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 200 से पूछा गया है। जो राज्यपाल को कोई भी बिल वगैरह को रोकने या फिर स्वीकार करने की शक्ति है वो आर्टिकल 200 के तहत है। नेक्स्ट सवाल है मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य को कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला फर्स्ट जो साम्राज्य था वो था हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और ये 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। अगला सवाल है 2024 में G20 समिट कहाँ पर हुआ होगा? 2023 में जो भारत में हुआ तो 2024 में G20 समिट कहाँ पर होगा? रियो डे जेनेरियो ब्राजील में होगा 2024 में ये G20 समिट। अगला सवाल है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को यहाँ पर चुना गया। तो ये भी मार्च 2023 का करंट अफेयर्स है। तो लगभग मार्च अप्रैल से पहले के करंट अफेयर्स 4-5 सवाल देखने को मिले हैं। तो ये संगीत कला द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को, ठीक है। और इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है संगीत कला निधि पुरस्कार को। कौन सी आग्नेय चट्टान है? आग्नेय चट्टान की बात करें तो ये जियोग्राफी का सवाल कह सकते हो, जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट आ जाती है। आग्नेय शैल मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट और बेसाल्ट का उदाहरण बहुत बार आता है। अवसादी चट्टान में द्वितीय चट्टान कहते हैं, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर अवसादी है। रूपांतरित शैल में आपकी फाइलाइट है, शिस्ट है, नीस है, क्वार्ट्जाइट है, मार्बल है, ये सभी रूपांतरित चट्टानें हैं। 42वां संविधान संशोधन का पूछा है तो इसमें 3 जो शब्द ऐड किए गए प्रस्तावना में उनके बारे में पूछा है। तो 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता यहाँ पर जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 1976 में हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए इसी 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला सवाल है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड उपन्यास के लेखक है। अब बुक से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्लेइंग टू विन का पूछ लिया था। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड उपन्यास के लेखक हैं। एक जो अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक का पूछा है। तो नॉवल ये लेविस कैरोल का है, 1865 में लिखा गया है, एलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। वैदिक काल में यज्ञ कौन कराता है? ये सवाल आपका पूछा गया तो इसका आंसर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सांची स्तूप में कितने तोरण है? तो 4 दिशा में 4 तोरण द्वार है सांची स्तूप में। जो सम्राट अशोक की बात करें तो सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने बनाया है। और इसमें जो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक सतकर्णी का नाम भी अंकित है। और सांची ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है।
नेक्स्ट अपना सवाल है, अनुच्छेद 108 का पूछा है, तो ये संसद की जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं ये हो चुका है। कौन सा फसल निर्वाह फसल उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल आपको पूछे, निर्वाह फसल का मतलब है ये कृषि केवल अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं, तो निर्वाह फसल उत्तर प्रदेश की गेहूं हो सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि वापस क्यों लौटाई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, यानी सर की उपाधि दी गई थी। और फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इससे आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। आपको बता दूं, गांधी जी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी 1920 में। ठीक है। और फिर यहाँ पर आरबीआई से संबंधित एक सवाल है, तो आरबीआई से संबंधित जितने भी सवाल आपके बैंक के बनते हैं उसका अलग से वीडियो डाला हुआ है। आरबीआई या बैंक्स करके आप सर्च करना, बैंक्स टॉप ट्रेंडिंग जी के यूट्यूब पर, पीडीएफ भी डाली हुई टेलीग्राम पर। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने कहा उससे सवाल आएगा ही आएगा, और यहाँ से पूछा भी, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला लेकिन सवाल आया है। अब कंप्यूटर से मैं आपको सवाल बता देता हूँ, एक शीट पर पेज नंबर डालने के लिए क्या किया जाता है? ईमेल में कितने एमबी की अधिकतम फाइल आप फाइल भेजते हो? ईमेल में तो 25 एमबी की मैक्सिमम फाइल आप ईमेल से भेज सकते हो। और बाकी एमएस एक्सेल में रो के ऊपर जो रो और कॉलम होता है ना, ये वाली रो के ऊपर की पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए, ऊपर की पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की पूछिए। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो बैक स्पेस बटन का पूछा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला जो सिंबल है इससे कौन सा शॉर्टकट बनता है। प्रिंट में बाय डिफ़ॉल्ट आपको पूछा है, रो को सिलेक्ट करने की पूछी है। और फिर यहाँ पर टीसीपी प्रोटोकॉल का पूछा है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए पेज नंबर इंसर्ट टैब कौन सी है? ईमेल में 25 एमबी का है एक फुल फॉर्म से, तो इस टाइप से 8-9 सवाल ये आपके कंप्यूटर के पूछे गए हैं। बाकी जीके के जितने भी साइंस वगैरह के सवाल हैं लगभग 50 में से मैक्सिमम सवाल आपको बताने की कोशिश की है। सवाल काफ़ी ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में समय लग जाता है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, एफर्ट के लिए लाइक कर देना, न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मॉक टेस्ट सीरीज़ के जब भी आप टेक्स्ट बुक पास देते हो टीटीजी के साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। टीटीजी के कूपन कोड से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू कैंडिडेट जो एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से आपको बेहतरीन डील मिल रही है। बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को उसका फ़ायदा उठाइएगा। धन्यवाद।